Class, today we will do chapter 6. It is on page number 56. Look, page number 56 of your science book, Galaxy. So changes around us, यानी हमारे आसपास changes होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं. तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो हमें साइंस से रिलेट करते हैं. At the end of this chapter, learners will be able to explain the changes that take place in time. डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. तो हम कुछ रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे. कैरी आउट सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस. इसके अलावा हम बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिससे हम पता लगा पाएंगे कि कौन से चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं. आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डिफरेंट सिचुएशंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. There are many types of changes that take place all the time. Changes can be in you or around you. तो हर समय कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, चाहे वो बदलाव आपके अंदर हो या फिर वो बदलाव आपके आसपास हो. For example, you will notice that you have grown taller than when you were in class 5th. If you look outside, you will find trees shedding their leaves. If you have a pet at home, you will realize that it has grown over a period of time. Let us study about some of these changes. तो किस टाइप के चेंजेस होंगे? आप 6th क्लास में आ गए हैं तो आप देखना थोड़ी सी आपकी हाइट बढ़ी होगी, थोड़ा सा वेट बढ़ा होगा, है ना. इसके अलावा अगर आपके घर में कोई पेट हो तो भाई वो भी तो बढ़ेगा, ग्रो तो वो भी करेगा. अपने आसपास ट्रीज़ को देखो, ट्रीज़ भी ग्रो करेंगे और जिनकी लीव्स ग्रीन थी अब वो अपनी लीव्स को शेड करेंगे. तो इस टाइप के चेंजेस हमारे आसपास और हमारे खुद के अंदर होते रहते हैं. अब हम बात करते हैं फास्ट एंड स्लो चेंजेस. तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है. टेक अ पेंसिल एंड अ शार्पनर. शार्पन हाफ द पेंसिल. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू शार्पन द पेंसिल. तो ऐसी तो शैतानियाँ बच्चे पूरे दिन करते हैं. मुझे लगता है इस एक्टिविटी को तो करवाने की आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोई है ही नहीं रिक्वायरमेंट. आप पूरे दिन इस चीज़ को करते हैं. आप पेंसिल लीजिए और पेंसिल को शार्प करिए. शार्प करते 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 पेंसिल को छोटा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए. तो देखिए जो पेंसिल आपने शार्प की, जो आपने हाफ छोड़ी और हाफ आपने शार्प कर दी, तो बताइए कितना टाइम लगा आपको उस पेंसिल को छीलने में. In this activity, you would have seen that sharpening a pencil takes a minute or two. In the second activity, it would have taken you about 9 years to reach your present age. तो देखिए एक और एक्टिविटी है. Bring a picture of yourself when you were 2 years old. तो अपनी 2 साल, जब आप 2 साल के थे उस फोटो को देखो. निकलवाओ फोटो और देखो ज़रा, मम्मी से बोलो कि आप जब 2 साल के थे तो वो वाली फ़ोटोज़ आपको दिखाएं. How many years did it take you to grow to your present age? तो 2 चेंजेस किए हमने. 2 चेंजेस कैसे हुए कि एक तो आपका बढ़ना, यानी आप पहले 2 साल के थे और अब आपकी एज बढ़ गई है. तो आपकी हाइट बढ़ी, आपका वेट बढ़ा, आपका क्लासेस बढ़ी, आपकी नॉलेज बढ़ी, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ. तो ये चेंजेस हुए. जबकि दूसरा एक चेंज था कि आपने पेंसिल उठाई और पेंसिल को शार्प करना शुरू कर दिया और उसको बिल्कुल आधा छोड़ा, आधा पूरी तरीके से शार्प कर दिया. तो एक प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें आपकी ग्रोथ हुई उसमें टाइम लगा. 8 साल का टाइम लगा, 7 साल का टाइम लगा, 9 साल का टाइम लगा. जबकि पेंसिल को शार्प करने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट, 2 मिनट. और अगर बच्चा ज़्यादा शैतान हुआ ना तो मुश्किल से मुश्किल आधा मिनट लगेगा पेंसिल को शार्प करके बिल्कुल ख़त्म करने में. ओके. तो जो चेंजेस शॉर्ट ड्यूरेशन में होते हैं, कम टाइम में हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फास्ट चेंजेस. भाई जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है वो. और जो चेंज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्लो चेंजेस. Changes that happen in a short duration of time are called fast changes. Changes that take a long time to complete are called slow changes. देखिए अब कुछ एक्टिविटी आपको दे रखी है दोबारा से. ये आपको खुद करनी है. आपको बताना है कि जो चेंज आपको दे रखा है ये स्लो है या फास्ट है. ग्रोइंग ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग. एक बीज आपने सॉइल में लगाया और सॉइल में से जो प्लांट है वो उगेगा. भाई उस सीड में से प्लांट तो आएगा. तो ये फास्ट चेंज है या स्लो चेंज है, बताइएगा. बर्निंग अ ड्राई लीफ. एक सूखी पत्ती ली आपने और उसको जला दिया. फास्ट या स्लो? ग्रोइंग हेयर, बालों का बढ़ना, फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है? नेल्स का बढ़ना. श्रेडिंग ऑफ पेपर, यानी पेपर को कट करना.
बस्टिंग अ बैलून, बलून को फोड़ देना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा फास्ट काम तो कोई हो ही नहीं सकता। रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल, यानी कि एक लकड़ी लोहे की कील पे जंग लग जाना। बॉइलिंग पोटैटोज, इंटरेस्टिंग काम दोबारा से, आलू बॉयल करना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बताइएगा कि सारी एक्टिविटीज स्लो हैं या फास्ट हैं। इसके बाद एक और एक्टिविटी आपको दी हुई है। टेक सम बटर इन अ पेट्री डिश एंड कीप इट इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। What happens to the butter? Observe the butter and put it back into the fridge. Remove it after 1 hour and observe again. What do you notice? आपको क्या करना है, एक प्लेट में थोड़ा सा बटर लेना है और उस प्लेट पे जो बटर आपने लिया है उसको बाहर छोड़ दो, फ्रिज में मत रखो, थोड़ी देर के लिए उसको किचन स्लैब पे छोड़ दो। क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप देखना कि वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। अब वो पिघल गया, अब आपने क्या किया, भाई मेरे को पिघला हुआ मक्खन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे मेल्टेड बटर नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल सॉलिड बटर चाहिए। आपने उस प्लेट को उठाया और दोबारा से फ्रिज में रख दिया, तो बताइए क्या होगा। जब आपने उसको बाहर निकाला वो मेल्ट हो गया, पर जब आपने दोबारा उसको फ्रिज में रखा मेल्ट किए हुए बटर को, तो वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, दोबारा से वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। When you put the butter in the sun, it melts very fast. When you put it back into the fridge, it changes to the solid form again. तो सन में जब आपने बटर को रखा तो बहुत तेज़ी से वो पिघल गया, बाहर रखा पिघल गया, पर जैसे ही आपने उसको फ्रिज में रखा दोबारा से वो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया। The activity you perform shows that the original material you started with could be obtained back at the back end of the experiment. In other words, the change could be reverse. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। यानी कि आपने जो किया एक्सपेरिमेंट में उसको आप दोबारा से उसी फॉर्म में ला सकते हो जैसा पहले था। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, आपने एक आइस क्यूब लिया, बर्फ़ का टुकड़ा लिया, उसे थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा ना। पर उसी पानी को जब आप दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा से आइस बन जाएगी। तो ऐसे चेंजेस जो कि दोबारा से आप एक्सचेंज कर सकते हो, भाई आपने आइस क्यूब से बनाया वाटर, वाटर से बनाया दोबारा आइस क्यूब, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। In the previous chapter, you have learnt about different methods to separate constituent of a mixture. These are reversible changes. Some examples are as follows. We get back salt and sugar that is completely dissolved in a liquid by heating. तो आप शुगर और सॉल्ट आपको मिल सकता है, पुराने चैप्टर में भी हमने पढ़ा था किस तरीके से हम सी वाटर से सॉल्ट को अलग करते हैं। तो हीट करके आप शुगर और सॉल्ट को दोबारा से पा सकते हो पानी से। We can get back insoluble substances by sedimentation, decantation and filtration. पुराने वीडियो में जिसने नहीं देखी है वो देखिएगा दोबारा, तभी एग्जाम्पल समझ में आएगा। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन में भी हम जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है अगर हम उसे दोबारा मिला देंगे तो वो भी दोबारा मिल जाएंगे। तो वो कैसे चेंजेस हो गए, रिवर्सिबल चेंजेस हो गए। Let us consider another example. When you blow air into a balloon, it becomes inflated. When you let the air out of the balloon, it comes back to its normal shape. At home, your mother fries the puris in oil. Do you think it can be changed back into the dough? तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी आ गई। आपने पूड़ी खाने का मन है और अपनी मम्मी से पूड़ियाँ बनवाई, और अब आप बोल रहे हो कि नहीं मम्मी अब मुझे पूड़ियाँ नहीं खानी, अब इसे दोबारा से आटा बना दो। अरे पिटाई और लग जाएगी मम्मी से। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बार जो पूड़ी सिक गई, जो पूड़ी बन गई, वो दोबारा से आटा बन जाए? नहीं। ब्रेक अ चॉक इनटू 2 पीसेस, कैन यू जॉइन इट बैक? इसके अलावा दूसरी एक आपको दे रखा है एक्टिविटी कि आपने एक चॉक का टुकड़ा लिया और उसको तोड़ दिया। अब क्या उस चॉक को आप दोबारा जोड़ सकते हो? ये दोनों एक्टिविटीज़ आप खुद करेंगे। ये वाली जो एक्टिविटीज़ है ना, ये वाली जो एक्टिविटी हैं दो, ये वाली और ये वाली, ये आप खुद करेंगे। Such changes from which we cannot get objects of or materials back in their original form are called irreversible changes. तो ऐसे चेंजेस जिसमें हम पुरानी चीज़ को ऑब्टेन नहीं कर सकते, जैसे कि हम पूड़ी से दोबारा आटा नहीं बना सकते, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं irreversible changes. In some cases, irreversible changes results in the formation of new materials, which may be desirable.
When you bake a mixture of flour, eggs, milk, sugar and butter, you get a cake, which is an example of the formation of a new material, and this kind of irreversible change is desirable. अब हमें irreversible changes करने होते हैं, हम चाहते हैं ऐसे changes. क्यों चाहते हैं? आपको केक बनाना है, आपने उसमें आटा डाला, मैदा लिया, इसके अलावा एग डाला, मिल्क डाला, बटर डाला, शुगर डाला, आपने केक बेक कर दिया, केक बना दिया आपने. अब क्या केक से आप दोबारा फ्लावर एग्स को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते. ये इरिवर्सिबल चेंज है, पर फिर भी आप ऐसा करते हो. क्यों? क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हो, आप केक खाना चाहते हो. तो ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस हमारे लिए डिज़ायरेबल होते हैं, जो हम करना चाहते हैं. When you leave your bike out in the open for a long time, it gets rusted owing to the rains, cold and so on. This is an irreversible and undesirable change. जबकि दूसरा हम ये जो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ये अनडिज़ायरेबल चेंज है, यानी कि ये इरिवर्सिबल है और ऐसा चेंज है जो हम नहीं चाहते. जैसे कि इसमें तो बाइक की बात की है, पर हमारे पास बाइक नहीं है, आप छोटे बच्चे हो, आपके पास साइकिल है. तो जब आप साइकिल को थोड़े टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हो तो उस पर जंग लग जाती है. बिल्कुल लग जाती है. तो क्या उस जंग को हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता. आप कितनी भी कोशिश करो, आप जो थिक लेयर होगी रस्ट की, वो तो हटा सकते हो, पर फिर भी उसमें लगी रह जाएगी जंग, आप उसको पूरी तरीके से नहीं हटा सकते. दूसरी बात, ये जो चेंज है ये अनडिज़ायरेबल चेंज है. अनडिज़ायरेबल क्यों है? क्योंकि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते. जब केक बना रहे थे तो वो इरिवर्सिबल चेंज था, पर आप बनाना चाहते थे तो वो डिज़ायरेबल था. पर आप अपनी साइकिल को जंग नहीं लगाना चाहते हो, ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है, जंग लगना. पर ये कैसा है? अनडिज़ायरेबल, यानी कि कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि उसकी साइकिल को जंग लगे और उसकी साइकिल खराब हो जाए. अब हम बात करते हैं चेंजेस ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स. यानी कि जो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फैलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी सिकुड़ते हैं. In summer, you may have seen telephone wires sagging between the poles. Have you noticed how they look in winter? The wires would be tightly stretched. तो इवन अपने तारों को ही देखना. पहले तो टोरेंट की लाइट नहीं थी, तो खंभों वाली लाइट होती थी, शायद कुछ एरियाज़ में अभी भी हों. तो उनके जो वायर्स होते हैं ना, उनको ध्यान से नोटिस करना. तो देखेंगे आप कि समर में जब गर्मियाँ होती हैं तो जो वायर्स होते हैं वो लटक जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, जबकि जब विंटर्स आते हैं तो वही वायर्स टाइट हो जाते हैं. द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट मटेरियल्स एक्सपेंड एज दे गेट हॉटर एंड श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट एज दे कूल डाउन. अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा होता है कि जो मटेरियल से, जिस मटेरियल से तार बने होते हैं, सर्दियों में वो सिकुड़ते हैं, छोटे होते हैं, श्रिंक होते हैं, और गर्मियों में वो बढ़ते हैं, यानी एक्सपेंड होते हैं. अब ये हम एक्टिविटी करके देखते हैं. टू अंडरस्टैंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, थिंग्स रिक्वायर्ड. हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक मेटल बॉल चाहिए, रिंग सेट, बाउल ऑफ आइस कोल्ड वाटर एंड द बंसन बर्नर. तो बंसन बर्नर कौन सा होता है? ये देखिए, ये होता है आपका बंसन बर्नर. आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ये जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं लैब के. तो देखिए, ये होता है वायर गेज. ये जो जाली सी होती है ना, इसको बोलते हैं वायर गेज. इसके अलावा ये हो गया आपका बंसन बर्नर. ये जो बर्नर होता है ना, नीचे जो जलता है और हीट प्रोवाइड कराता है, ये होता है बंसन बर्नर. जो ये ट्राइंगल सा होता है ना, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड. ये हो गया आपका बीकर, जिसमें आपने ये रखा हुआ है ना अपना जो लिक्विड है, ये हो गया आपका बीकर. और ये जिससे हम घोलते हैं किसी चीज़ को, स्टिर करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लास रॉड. और ये जो ऑरेंज कलर का लगा हुआ है, ये हो गया आपका कॉक. इसको लगाते हैं जिससे कि इसमें से एक साथ सारी गैस ना निकल जाए, या जो हमें कलेक्शन करना है वो हम आराम से इस जगह पे कर पाएँ. यानी उसको एयर टाइट करने के लिए हम इस कॉक को यूज़ करते हैं. ओके, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए. मेथड: टेक द मेटल बॉल एंड द रिंग सेट, फिट द बॉल इनटू द रिंग. तो देखो, आपने इस तरीके से इसमें फिट कर दिया. ये जो रिंग है, ये रिंग दिख रही है आपको? ये देखिए, ये रिंग दिख रही है आपको? ये देखिए, पूरा इसमें मेटल बॉल को हमने फिट कर रखा है.
द बॉल कैन गो थ्रू द रिंग ईजीली। देखो अभी ये आराम से आर पार जा सकती है ना, ये जो रिंग आपको दिख रही है इसमें जो आपने ये बॉल लगाई हुई है ये आराम से नीचे जा सकती है, आराम से ऊपर आ सकती है। ट्राई टू पास द हीटेड बॉल, सॉरी, now heat the metal ball over the Bunsen burner for 2 minutes. Try to pass the heated ball through the ring. What do you observe? Now dip the metal ball, while it is still hot, into a bowl of ice cold water. Try to fit the ball through the ring. Does the ball pass through the ring easily? The ball expands in size and the material expand as they become hotter. अब आपको करना क्या है, देखो अभी तो ये आर पार जा सकती है बॉल। अब इस बॉल को आप थोड़ी देर के लिए गर्म करो, और जब ये बॉल अच्छे से गर्म हो जाए ना तब इस कोशिश करो कि ये रिंग से आर पार जा रही है या नहीं जा रही है। आप नोटिस करना ये रिंग के आर पार नहीं जाएगी, क्योंकि ये आयरन की बनी हुई है, ये मेटल बॉल हमने ली है, तो ये एक्सपेंड हो जाएगी यानी फूल जाएगी, इसका एरिया बढ़ जाएगा, तो ये रिंग से आर पार होकर नहीं जा सकती। पर जैसे ही आप इस गर्म बॉल को ठंडा करोगे पानी में डालकर, तो दोबारा से ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी सिकुड़ जाएगी, और वापस से ये इस रिंग में से आराम से आर पार निकल सकती है। Metals when heated expand more than other kinds of solid do. Because of this, engineers have to be especially careful while designing and building large metal structures like bridges. तो जो मेटल होता है वो काफ़ी एक्सपेंड होता है गर्मियों में, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सर्दियों में, सिकुड़ जाता है सर्दियों में। इसीलिए जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें बहुत ध्यान से अपने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, काफ़ी ध्यान से उन्हें बनाना होता है, वरना चटक जाएंगी ये सारी चीज़ें, क्रैक्स आ जाएंगे। When railway tracks are built, narrow gaps are left at regular intervals. This prevents the track from buckling during hot weather. तो ज़रा सा आप जो ट्रेन की पटरियां हैं उन्हें नोटिस करना, हर ट्रेन की पटरी में ना थोड़ी सी दूरी पे जाकर थोड़ा सा जगह छोड़ी हुई होती है। वो जगह इसलिए छोड़ी हुई होती है क्योंकि जो रेल की पटरियां हैं वो मेटल की बनी हुई हैं, और मेटल गर्मियों में जब बहुत गर्मी होती है तो वो एक्सपेंड करता है यानी बढ़ता है साइज़ में, तो वो आपस में ना टकराएं। देखो इस टाइप से होता है, ये आपकी रेलवे ट्रैक, ये थोड़ा सा देखो ये वाला गैप दिख रहा है आपको, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। होगा क्या, अब जब गर्मी आएंगी तो गर्मियों में जब ये जो गैप है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, भाई ये बढ़ गए, देखो बढ़ गया। अब दोबारा से ये सर्दी आएंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये पीछे हो जाएंगे, तो ये आपस में टकराएंगी नहीं। अगर ये दोनों हम इस टाइप से ज्वाइन कर देते तो क्या होता कि जब गर्मियाँ होती और मेटल एक्सपेंड करता तो ये आपस में टकराते और यहाँ से ये उठ जाती है, टूट जाती है ना। Liquids and gases also show expansion and contraction on heating and cooling respectively. Let us perform the following two activities to know about this concept. तो चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एम है, हम क्यों कर रहे हैं इस एक्टिविटी को, टू शो दैट लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो हम लिक्विड्स की बात करेंगे कि लिक्विड जो है उसे जब गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, और जब ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस एक्टिविटी को करने से पहले ना मैं आपको एक बड़ा ही बेसिक सा एग्जाम्पल दूंगी। मम्मा दूध गर्म करती हैं या पानी गर्म करती हैं, तो देखा है दूध ऊपर आ जाता है, तो वो भी इसी वजह से आता है, ओके, क्योंकि वो हीट प्रोवाइड होती है उसे और वो एक्सपेंड होता है, फैलता है और ऊपर आता है दूध। तो ये एक्टिविटी है, ये इसको हम करके देखते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, ये देखिए कॉनिकल फ्लास्क है हमारे पास, वायर गेज चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, 1 होल्ड कॉक चाहिए, देखिए इसमें एक होल हो रखा है ना इस कॉक में, एंड द ग्लास ट्यूब। टेक अ फ्लास्क विथ कलर्ड वाटर इन इट, place 1 hold cork into the mouth of the flask. Insert a glass tube into the flask through the hole in the cork. Note the level of liquid in the glass tube. Heat the flask for some time. तो आपको क्या करना है कि आपने ये ग्लास ट्यूब लगा दी, ठीक है, ग्लास ट्यूब लगा दी। ये जो ग्लास रॉड होती है ये होती है घुमाने के लिए, यहाँ पर हमने यूज़ की है ग्लास ट्यूब, ओके। तो देखिए इसमें आपने कलर्ड वाटर लिया, थोड़ा सा कलर डाल दो पानी में, इससे अच्छे से आपको लेवल नज़र आएगा। अब आपने क्या किया, इस पानी को गर्म करना शुरू करा, तो देखो ये यहाँ तक था पानी, हमारा जो लेवल था वो कहाँ तक था, ये देखो ये यहाँ तक था हमारा पानी। पर जैसे जैसे पानी गर्म हुआ वैसे वैसे देखो लेवल कहाँ तक पहुँच गया,
देख रहे हो आप कहाँ तक पहुँच गया लेवल। ओके, तो अगर आप लिक्विड्स को हीट करोगे तो उसमें एक्सपेंशन होगा। क्या ऑब्जर्व किया हमने? यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ द कलर्ड वाटर इन द ट्यूब गोज अपॉन हीटिंग। लेट द फ्लास्क कूल, यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ कलर्ड वाटर इन द ट्यूब कम्स डाउन। और जब आप उस पानी को ठंडा करेंगे तो दोबारा से जो ग्लास का ट्यूब होगा उसमें पानी नीचे आ जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमने देखी जिसमें हमें पता चला कि अगर हम लिक्विड्स को हीट करेंगे तो उनमें भी एक्सपेंशन होगा। ये वाली जो एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी आपको खुद करनी है। ओके, ये एक्टिविटी आप खुद करिएगा। नाउ चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट। अब स्टेट के चेंज होने में किस टाइप के चेंजेस होते हैं? लेट अस ऑब्जर्व दिस इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। द हॉट वाटर इन द बीकर evaporates into water vapor and rises up. It touches the cooler base of the petri dish and cools down to condense into tiny droplets. तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले करनी होगी ये एक्टिविटी। हमने क्या लिया? बीकर लिया कंटेनिंग हॉट वाटर, यानी उस बीकर में गर्म पानी है। कवर इट विद अ पेट्री डिश, आपने उसको किसी एक प्लेट से ढक दिया। मेकिंग श्योर दैट इट कवर्स द माउथ ऑफ द बीकर कम्प्लीटली, तो आपने उसको बीकर को ढका, आप ये श्योर करिएगा कि पूरे तरीके से आप उसको ढक दें, कहीं से भी वो खुला हुआ ना रह जाए। पुट अ फ्यू आइस क्यूब्स इनटू द पेट्री डिश, जिस प्लेट से आपने ढका उस पर आपने थोड़ी सी आइस डाल दी। आफ्टर अ मिनट और टू रिमूव द आइस क्यूब्स। देखो ये इस टाइप से है, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ये बीकर हो गया, इस बीकर में गर्म पानी है, इस पे आपने प्लेट से इसको ढक दिया और प्लेट के ऊपर रख दिए थोड़े से आइस क्यूब। टर्न द पेट्री डिश ओवर एंड ऑब्जर्व व्हाट यू सी एट इट्स बेस। चलिए ऑब्जर्वेशन अब हम देखते हैं। द हॉट वाटर इन द बीकर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर एंड राइजेज अप। होगा क्या कि देखो ये आपका बीकर है, जब ये गर्म है भाई, इसमें पानी गर्म है, तो इसके जो वाटर वेपर्स होंगे वो ऊपर जाएंगे भाई, इसकी जो गैस निकलेगी, जो वाटर वेपर निकलेंगे वो ऊपर जाएंगे। इट टचेज द कूलर बेस ऑफ द पेट्री डिश। जबकि पेट्री डिश पे हमने देखिए क्या डाल रखा था, आइस क्यूब्स डाले हुए हैं ना हमने, तो पेट्री डिश पे हमने आइस क्यूब्स डाले हैं। और जब ये वाटर वेपर इस ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में आएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा। So you can see how water evaporates and condenses. Is this an example of a reversible reaction? What happens when ice melts? Can it be converted back into ice? Is this a reversible reaction too? ये सब चीज़ें आपको खुद बतानी हैं। हम अभी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। Physical changes are those changes in which no new substances are formed. They are temporary in nature and can be reversed by simple means. तो physical changes वो होते हैं जिसमें कोई नया substance नहीं बनता, और ये reversible changes होते हैं जिन्हें हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, उनको दोबारा से पुरानी फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, भाई आपने आइस क्यूब लिया, उसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद वो क्या बना? पानी बना। क्या कोई नई चीज़ बनी? कोई नई चीज़ नहीं बनी। तो ये कैसा हो गया? एक फिजिकल चेंज हो गया। चेंज इन स्टेट्स ऑफ फेजेस लाइक मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर फिजिकल चेंजेस। ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस हैं। क्यों है फिजिकल चेंजेस? देखो पानी पानी ही बना रहा, चाहे आपने उसको मेल्ट किया, चाहे आपने उसको वेपर में कन्वर्ट किया, चाहे आपने उसको दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, वो पानी पानी ही रहा। वो जब बर्फ़ था तब भी पानी था, H2O था, जब वो वाटर में कन्वर्ट हुआ पिघलकर तब भी वो H2O था, और जब वो वेपर में कन्वर्ट हुआ तब भी वो H2O था। तो इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। नाउ बर्निंग। वुड कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर एंड फॉर्म्स न्यू मटेरियल। जबकि हम बर्निंग की बात करेंगे, तो अब हम बात करते हैं जब लकड़ी जलती है तो वुड कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर एंड फॉर्म्स न्यू मटेरियल। जब आप लकड़ी को जलाते हो तो क्या बनती है? स्मोक और राख, यानी कि धुआं उड़ता है और राख बनती है जब हम उसे जलाते हैं। ओके, नाउ रस्टिंग। व्हेन थिंग्स मेड ऑफ आयरन कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर इट गिव राइज टू एन ऑरेंज ब्राउन कोटिंग ऑन देम। तो आपने देखा है जंग लग जाती है, तो जंग कैसी होती है? ऑरेंज ब्राउन कलर की पूरी तरीके से कोट जम जाती है, उस पर जम जाता है, उसको बोलते हैं रस्ट।
रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. रस्टिंग क्या है? एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का. केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर. तो देखो, जब आपने लकड़ी जला दी तो क्या लकड़ी को दोबारा से जो राख बनी आप उससे लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते. जो जंग लग गई, क्या आप उस जंग को हटा सकते हो? नहीं. तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं इरिवर्सिबल, यानी हम दोबारा उनको रिवर्स नहीं कर सकते. Now we have completed with this chapter. Now you can do the word bank in your notebook and fill these exercises in your book. In the next class, we will discuss the question answers of this chapter. Till then, bye.